हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग DLA द्वितीय सेमेस्टर मैथ का सिलेबस देखेंगे आज से। और जिसमें पहला अध्याय है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो DLA द्वितीय सेमेस्टर में हमको मैथ का भी सिलेबस पढ़ना रहता है, जिसमें हमको 3 अंकों की संख्याओं का लॉसा और मौसा ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी कहा जाता है और इसका डिफिनीशन इस प्रकार है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, अर्थात जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 3, 11, 7, 19 आदि। तो इनके जो है केवल और केवल 2 ही गुणनखंड निकल के आएंगे। जैसे अगर 3 को लेंगे तो 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। 11 का गुणनखंड 1 होगा और 11 होगा। 7 का गुणनखंड 7 होगा और 1 होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड निकलेंगे, वे क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब अभाज्य संख्याओं के बाद आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्याओं का सीधा सा डिफिनीशन है कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दूसरा डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जिनके जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है डिफिनीशन थोड़ा विस्तार से दे दिया। जैसे ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8 आदि। ठीक है ना। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होंगी वे भाज्य संख्याएं कहलाएंगी और इनके जो है 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और संख्या 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है। अब नीचे आते हैं, अपवर्त के बारे में जानते हैं। तो जो अपवर्त होता है उसको गुणज भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन इस प्रकार है, वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं उस संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 6, 8 और 16 दिया है, जो कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अतः 6, 8 और 16 जो है 2 का अपवर्त कहलाएगा। ठीक है ना। और अपवर्त जो किसी भी संख्या का अपवर्त जो होता है उस संख्या से बड़ा होता है। ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे संख्या 1, 7, 8, 10 और 12 दिया हुआ है। और इनके जो अपवर्त हैं, जैसे 1 का 1, 2, 3, 4, 7 का 7, 14, 21, 28 दिया है। यानी कि जो संख्याओं का अपवर्त होता है ना, वह संख्याओं से बड़ा होता है और इसकी संख्या जो होती है अनिश्चित होती है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि अपवर्त आप समझ जाएंगे। एक बार और डिफिनीशन देख लेंगे कि वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएं उस संख्या की अपवर्त कहलाएंगी। ठीक है ना। तो ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 7, 14, 21, 28, 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसीलिए ये संख्याएं जो होंगी 7 की अपवर्त कहलाएंगी। उसी प्रकार 10, 20, 30, 40 जो है 10 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, इसीलिए ये संख्याएं जो हैं 10 की क्या कहलाएंगी? अपवर्त कहलाएंगी। अपवर्त के बाद आता है समापवर्त। तो आइए देखते हैं समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त को कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। और समापवर्त का डिफिनीशन इस प्रकार है कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 का अपवर्त 8, 16, 24, 32 है। ठीक है। और यहाँ पे 12 है। ठीक है ना। 12 का जो गुणज है अपवर्त है 12, 24, 36 और 48 है। तो 8 वाले गुणज में अपवर्त में और 12 वाले अपवर्त में। ठीक है। जो संख्या जो है सेम होगी वह जो है उन संख्याओं का दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहलाएगी। जैसे 8 में 24 भी है और 12 में 24 भी है। ठीक है ना। 24 जो संख्या है ना, या 24 जो संख्या है ना, इन दी हुई संख्याओं 8 और 12 का क्या कहलाएगी? समापवर्त कहलाएगी। ठीक है ना। यही समापवर्त का डिफिनीशन होता है कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है,
यानी कि वह संख्या, जैसे 24 वह संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो इन दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है, समापवर्त कहलाती है। जैसे कि संख्या 24 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए संख्या 24 जो है इन संख्या 8 और 12 का क्या कहलाएगी, समापवर्त कहलाएगी। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दिया है, जैसे यहाँ पे संख्या 6 है, यहाँ पे संख्या 6 संख्या 2 व संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः संख्या 6 संख्या 2 व संख्या 3 का क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आइए लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो जो लघुत्तम समापवर्त होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ठीक है ना। तो जो लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। एक और डिफिनीशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। जैसे पीछे हमने अभी बताया है कि 8 का गुणा जो है 24 भी है, 12 का गुणा 24 भी है, तो यह 24 जो होगा ना इन दो संख्याओं का क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। ठीक है ना। अब लघुत्तम समापवर्त में कुछ स्मरणीय तथ्य भी होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। तो पहला है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है। ठीक है ना। कोई भी संख्या जो होता है ना अपने प्रत्येक गुणनखंड का क्या होगा, गुणज होता है। दूसरा, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उससे बड़ा होगा। किसी भी संख्या का आप अपवर्त निकालिएगा तो वह उस संख्या से सदैव बड़ा ही होगा या उसके बराबर होगा। तीसरा, किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या जो होती है असीमित होती है, यानी कि किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या जो होती है निश्चित नहीं होती है। और चौथा है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होता है और संख्याओं का लौसा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है। तो जो संख्याओं का लौसा प्राप्त होता है ना उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा क्या होता है, पूर्णतः विभाज्य होता है। और छठवां जो गुण है वह है, संख्याओं के समापवर्तियों में से सबसे छोटा समापवर्त ही उनका लघुत्तम समापवर्त होता है। तो जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनके समापवर्तियों में सबसे छोटा समापवर्त ही उनका क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। और सातवां है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा उनमें से किसी से भी छोटा नहीं होता है, यानी कभी भी संख्याओं का लौसा आप ज्ञात करेंगे तो दी हुई संख्याओं से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है। और आठवां गुण है इसका कि किसी सभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लौसा तथा उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसको भी हम अगले वाले चैप्टर में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और अगले वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ हैं वह 2 विधियाँ हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको प्राइम फैक्टर मेथड कहा जाता है, और दूसरा जो है भाग विधि है जिसको डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह था लघुत्तम समापवर्त का डिफिनीशन और इसकी विशेषताएं। और अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं और वे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लघुत्तम समापवर्त का परिभाषा समझ आया होगा, उसकी विशेषताएं समझ आई होंगी। अगर समझ आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और अगली वीडियो देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना से बताई जाएगी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। ठीक है ना। तो अगले वाली वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।